दीपक जी, एक सवाल है आपसे। वक्फ की जमीन पर इसी दिल्ली में, जिसमें आप भी रहते हैं, हम सब रहते हैं, दिल्ली में बीचों बीच शहर में वक्फ की जमीन मुतवलियों के साथ जिस भी तरीके से हुआ हो, 5 स्टार होटल चल रहा है। अब वो 5 स्टार होटल कोई धार्मिक जगह थोड़ी है, उस प्रॉपर्टी को कौन मैनेज करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है या नहीं? मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपके पास कोई तर्क या आर्गुमेंट है इसके खिलाफ तो बताइए। अगर वक्फ की जमीन, फिर से पूछ रही हूँ, 5 स्टार को दे दी गई, 5 स्टार प्रॉपर्टी के लिए, और 5 स्टार चल रहा है दिल्ली के बीचों बीच, और वो डिस्प्यूटेड भी नहीं है, आराम से अपना चला रहे हैं, ये कैसे धर्म से जुड़ा मामला हो सकता है? देखिए, वक्फ की जमीन है, वक्फ वाले उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन किराए पे दे के, अगर उसका पैसा इनकम अपने स्कूल मदरसे और सारी चीजों में लगा रहे हैं ना सर, यही तो प्रॉब्लम है। कौड़ियों के दाम वो जमीन दे दी गई उनको। बात क्या है, कौड़ियों के दाम जमीन दे दी गई। अंजना जी, क्या है, अमित शाह जी ने क्या कहा, इस देश में 2014 तक में कितनी जमीन थी वक्फ के पास? लगभग 21 लाख करोड़, 21 लाख क्या बोलते हैं एकड़, 21 लाख एकड़। अभी कितना हो गया 2024 में? 37 लाख एकड़ जमीन हो गया। अमित शाह जी का बयान है संसद भवन के अंदर। जब जमीन का घोटाला है, जमीन जो बढ़ रहा है ना, जमीन का घोटाला है, और सरकार उस जमीन पे कब्जा करना चाहती है। आप कब्जा करना चाहती है सरकार, और आप उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड में भी हैं। घोटाला रोकिए ना, आप लोग करते क्या है? भेड़ की शक्ल के 9 भेड़ियों से निकलेगा, वक्त के रहजनों 9 रहबरों से निकलेगा। तकाजा वक्त का है, साथ अब ये कौम आए, हमारे जख्म का मरहम हम ही से निकलेगा। हक यतीमों का लूटने वालों, तुम्हारा फैसला हक की कलम से निकलेगा। और वक्फ की रेत पर अब एड़ियां रगड़नी है, हमें यकीन है जमजम यहीं से निकलेगा। आज गरीब मुसलमानों के चेहरों पर वैसी साहब कह रहे हैं कि वो कोर्ट में घसीटेंगे आपने जो उनके खिलाफ बोला है। सबसे पहले तवलची बता रहे हैं बीजेपी का। बहुत सही कह रहे हैं वो, उनके पास और कुछ रहा भी नहीं, उनका फ्रस्ट्रेशन है जो बता रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ओवैसी साहब ने किया, गरीब आज खुश है कि जिसको ये स्टे करने की बात कर रहे थे कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट स्टे हो जाएगा, ये स्टे नहीं हुआ है, और गरीबों के चेहरे पर जो खुशी है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अब ये कह रहे हैं कि ये हमें मॉल दिखाएंगे, घसीटेंगे, मस्जिदों की बात करते हैं। ये देखिए, ये जरा बता दें ओवैसी साहब, ये वहीं के अखबारों की खबरें हैं। ये 400 साल पुरानी मस्जिद कुतुब शाही मस्जिद तोड़ी गई बालापुर गांव में। भाई क्या है, कौन सा ड्रीम मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है ओवैसी साहब? ये तो पूछना पड़ेगा, आप बता नहीं रहे इस पे, ये बता नहीं रहे। मैरियट होटल बना हुआ है, ये आप गुलाम दस्तगीर साहब कौन हैं, और आप इसकी इन हाउस कमेटी के मेंबर थे, आप बता नहीं रहे। आपने इसमें आपकी सेक्शन 1995 एक्ट में धारा 3 के तहत इसका रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती थी, आपने तो कोई कार्रवाई नहीं की, आप तो खामोश रहे। ये आपके जो विधायक हैं मालाकपेट से, जो बलाला ब्रदर्स हैं, चार मीनार पे ग्रैब करके बैठे, इनके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। ये तमाम जो ABCD पड़ी है यहाँ दरगाहों की, इसके ऊपर बता नहीं रहे, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो लाइनअप है ये बता दीजिए। जो डेक्कन एजुकेशन ट्रस्ट है, ये किसकी जमीन पे बना है? दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट, ये किसकी जमीन पे बना है, और आपका इनसे क्या ताल्लुक है? क्या आपको श्वेत पत्र जारी नहीं करना चाहिए? आपसे सवाल पूछेंगे तो धमकाएंगे आप, हम पसमानदा मुसलमान हैं, कमजोर मुसलमान हैं तो डराएंगे। आप हमें कह रहे हैं आके दिखाओ, मॉल घुमाएंगे। अरे घुमाओ मॉल, बताओ कहां आना है, हम आने के लिए तैयार हैं। जहां सर कलम करना चाहो वहां कलम करवाने के लिए तैयार है। गरीब और पसमानदा मुसलमानों की ये आवाज उठाते रहेंगे, डरेंगे नहीं, आप बोल रहे हैं सरकार बोल रही है। तुम सोचो गरीब मुसलमानों को दबा लो, अब गरीब मुसलमान दबने वाला नहीं है, नहीं दबेंगे, नहीं डरेंगे। आपके बोलने का मतलब सरकार बोल रही है, आप 100 को ट्यूशन लेके आते हैं, तुम चैनल पे जब आते हैं हो गया असगर खान साहब, कुछ नहीं बोल नहीं होगी। असगर खान साहब, अगर आपको बोला तो हाथ उठाइए सर, मैं आपसे जवाब दूंगी। तो सड़क की लड़ाई करने नहीं आए हैं, दो लोग एक साथ मत चिल्लाइए। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। अब बोलिए, अब बोलिए ना। सबसे पहला सवाल ये है, जो अभी बोल रहा हूँ, बोलूं नहीं बोलूं? हाँ बोलिए। ये इंस्ट्रक्शन से पहले देना चाहिए। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जो अभी शादाब साहब ने कहा मोहतरम, वो आवाज सरकार की, और ये सरकार के आदमी है, यहाँ सरकार की हैसियत से खड़े हैं। ये सरकार, अगर ये मालूमात, अब मुझे बोलने दीजिए, अगर ये मालूमात, अगर हिम्मत है तो बताइए, अगर ये मालूमात है आपको तो क्या कदम उठाया आपने? आप उनके साथ शामिल हैं, आपकी सरकार शामिल है, आप जानबूझ के कराते हैं, आप
चोरी की है करप्शन आपने, कराते हैं, वक्त की दलाली करप्शन में की है आपका हाथ होता है, वक्त माफिया को आपका शंकर दे कमीशन रहे होता है, आपका हिस्सा वक्त को होता बेचा है है। आपने। चलिए, अब राजनीतिक मेहमानों को एक बार दिखाइए, आप दोनों चुप हो जाइए, आप दोनों चुप हो जाइए, माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। प्रदीप भंडारी जी, जो इन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला किया कि पीएम कह रहे हैं कि ये वक्फ की वजह से जो अभी तक की परिस्थितियां थी, मुसलमान लड़के जो है वो पंचर बना रहे हैं, उनकी स्थिति बेहतर होती, इस पर आपका कमेंट, क्योंकि वो सीधा पीएम पर आरोप है। अंजना जी, पीएम ने 1 मिनट पहले ये दौरी बोरा कम्युनिटी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, ये 1 मिनट पहले क्या है, प्रधानमंत्री जी से मिल रही है और कह रही है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है ये मुसलमानों के पक्ष में। 1 मिनट पहले की बात बता रहा हूं। तो कम्युनिटी जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ में, इनने कहा ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। एज ऑफ राइट नाउ, विष्णु जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, सैयद फजाल तुकराम तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ऑर्डर है कि वक्फ बोर्ड जो है वो कोई रिलीजियस बोर्ड नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में मुझे बता दीजिए धर्म के आधार पर कैसे आप लोगों को रोक सकते हो दीपक भाई, और क्या आप इसमें विश्वास रखते हो कि नहीं? मुझे कोट कर दो, कौन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं? एक बार भाटी जी जवाब दे दें, उसके बाद से दीपक जी। भाटी जी, देखिए, अपने प्रधानमंत्री जी का तो ऐसा है, आपने कहा प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी चूहों से कहेंगे कि जंगल में चील नहीं होगी और चीलों से कहेंगे कि चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी मधुमक्खियों से कहेंगे कि भालुओं से आपको संरक्षण दिया जाएगा और भालुओं से कहेंगे कि शहद के छत्तों में आपको आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी हिरणों से कहेंगे जंगल में अहरनिश सवेरा होगा और उल्लुओं से कहेंगे घबराओ मत, दिन में भी अंधेरा होगा। वो तो जिस पक्ष से मिलते हैं उसकी तसल्ली कर देते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए सुनिए, आप जब ये कहते हैं, जब हमारे बीजेपी के मित्र, सुन लें भंडारी जी, सुन लें, हमें भी तो थोड़ा सुन लें भंडारी प्रदीप जी, जब हमारे बीजेपी के मित्र और उनके समर्थक ये कहते हैं कि हम ये अमेंडमेंट इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि वक्फ की आय कम हो रही है, वक्फ के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों का भला नहीं हो रहा। लेकिन मैं आंकड़े देख रहा था, 2020 में वक्फ की टोटल आय लगभग 178 करोड़ रुपए थी और फिर लगातार घटती गई और 24-25 में मात्र 19 लाख रह गई, मात्र 19 लाख। 178 करोड़ से 150 हुई, 150 से 100 हुई, 100 से 50 हुई। यानी मोदी जी के शासन में वक्फ प्रॉपर्टी की आय लगातार घटी है। तो और ये वक्फ पे सरकार का कंट्रोल होता है, इसका मतलब इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये कहते तो जब टीवी पे बोलते हैं, चैनल पे बोलते हैं, तो कहते हैं हम इनकी आय बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट लेकर आए हैं, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं अरे इन्होंने बहुत ज़मीनें कब्जा रखी हैं, जहां उंगली रख देते हैं वही ज़मीन इनकी हो जाती है, जगह जगह प्राइम लोकेशन पे। तो इनकी नीयत लगती है कि ज़मीनें छीनने की नीयत है, आय बढ़ाने की नीयत नहीं है। इससे ये जाहिर होता है। अंजना जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। एक और इसमें पक्ष है। एक पक्ष तो ये है जो कह रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट गलत है। हाँ। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि 1995 का एक्ट और 2013 का एक्ट ये गलत है। और आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पे भी आज नोटिस जारी किया है और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा और मुस्लिम पक्ष से भी कहा है कि इसका आप जवाब दीजिए। तो ये जो सुनवाई होने वाली है ये ऑल इनकम्पासिंग सुनवाई होने वाली है, जिसमें 1995 के एक्ट में जो प्रोविजन है पर्सन एग्रीड, मेरी बात को जरा अहमियत दीजिएगा, पर्सन एग्रीड की श्रेणी में नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं। और अगर सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में किसी नॉन मुस्लिम की संपत्ति चली जाती है तो उसके ऊपर यह दायित्व है कि उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करे। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। वक्फ ट्राइब्यूनल असंवैधानिक है, इस प्रश्न पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अगर वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो सेक्शन 89 में नोटिस देना पड़ेगा, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और अंजना जी, जो डबल रजिस्ट्रेशन हो रहा है सेक्शन 36 पे, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ठीक है प्रदीप जी, जो जमीन छीनने वाली बात उन्होंने कही, जमीन छीनने वाली बात, आपकी नजर पैसे पर, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि चोर जो है वो पुलिस को बोल रहा है कि भाई पुलिस जो है ऐसे पुलिसिंग करवा रहे। आजम खान जिनने वक्फ की जमीन पे कब्जा करा, समाजवादी पार्टी के नेता अहमदुल्ला खान जिन पे वक्फ में भ्रष्टाचार की बात चल रही है, आम आदमी पार्टी के नेता, और हमसे सवाल पूछ रहे हो कैसे चलेगा भाटी जी? और एक और चीज सुनिए भाटी जी, 8 लाख तक की प्रॉपर्टी है, अगर उसमें क्यों फ्यू 100 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है तो सवाल आप पे उठेगा कि 70 सालों तक आप लोग क्या कर रहे थे? हम तो अब इंश्योर कर रहे हैं कि मुसलमान समाज का भला हो। 27% इनकम हुई है, हम मुसलमानों के खिलाफ क्यों होते हैं? हर देश के नागरिक के खिलाफ। वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी नहीं है क्या जो केरला के अंदर क्रिश्चियन मुनम्मन विलेज के अंदर है? वो माइनॉरिटी है ही नहीं।
क्या हाथ- क्रिश्चियन हाथ माइनॉरिटी उठाइए, है? हाथ कभी उठाइए। क्रिश्चियन का भी तो वोट बोल दो, क्या पचपन्ना मुसलमान का बोल दो, कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि हमारा चार्ज ये है कि नेहरू जी और कांग्रेस दीपक जी, पार्टी वक्त अंजना जी, अमेंडमेंट में जो चेंज लेके आई, दीपक जी, पार्टीशन 2.0 के अंजना जी, माध्यम से सबसे- लेके आई। दीपक जी, रुक जाइए, रुकिए। इंस्टीट्यूशनल है जिसको हम यहाँ सबसे पे बड़ी दीपक बात जी, दीपक। अंजना जी, सबसे बड़ी बात है कि अपने देश के प्रधानमंत्री को मुसलमानों से प्यार हो गया, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो जाता है देख के। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री को हर रंग, हर रूप, हर वेश, हर भूषा, हर भोजन करते हुए आपने देखा होगा, कभी टोपी पहने हुए देखा क्या? अरे मुसलमानों से प्यार हुआ तो टोपी भी पहन लेते, पगड़ी पहन लेते सारे। अरे चुप रहो। दूसरी बात, अंजना जी, अरे टोपी पहनाने वाले इस देश में, सुनिए सुनिए, एक लेट मिनट, हिम कंप्लीट प्लीज प्लीज टोपी पहनाने वाले हैं। आप हाथ उठाना, मैं आपको दूंगी। आज तक की Please, let him डिबेट में complete, सड़क sir. छाप ये मत करो भाई। अरे आज तक की डिबेट है, तभी सड़क छाप बात बातें यह मत है करो। कि प्रधानमंत्री हिंदू को, वाली बातें मत करो। प्रधानमंत्री जी को मुस्लिम बच्चों से बहुत प्यार हो गया कि बेचारे पंचर बना रहे हैं, लेकिन हम हिंदू भाइयों को, हमारे हिंदुओं के बच्चे को कहते हैं तुम चाय बनाओ और पकोड़े तलो, एक हमारे लिए रोजगार है, तुम आत्मनिर्भर भारत में आ गए हो। अरे मोदी जी, कहाँ से लाते हो इतना दोहरा ज्ञान, कहाँ से लाते हो इतना दोहरा चरित्र, कैसे कर लेते हो मोदी जी? देश को बताओ, देश की जनता आपसे पूछ रही है। मुसलमानों के लिए तो आप बहुत भला चाहते हो, मुसलमानों का बहुत अच्छा करना चाहते हो, लेकिन हिंदू बच्चों को आप क्यों उनका रोजगार छीनना चाहते हो? क्यों उनकी पढ़ाई छीनना चाहते हो? क्यों आप कहते हो चाय तलो, चाय बनाओ और पकौड़े तलो? ठीक है, जवाब चलिए अब इसका जवाब दीजिए। अरे टोपी पर चायोस जैसे एक स्टार्टअप, इतने स्टार्टअप है जो चाय कर करके $1 बिलियन कंपनी बना दिया। रुको, मैंने सुना सड़क छाप, दीपक छाप, हरकतें मत करो दीपक जा। बहुत अब अंजना जी आराम से, आराम से, तू तड़ाक नहीं, बनाने प्लीज वालों को प्लीज बहुत भला प्लीज, करना ठीक है, ठीक चाहते है, हैं। दीपक जी आपने बोल मैं लिया। जवाब, मैं कह रहा हूं अंजना जी, मैं बहुत गहरा विरोध प्रकट करता हूं। ये कह रहे हैं कि अगर मैं हिंदू हूं तो अगर मेरे को मुसलमान या क्रिश्चियन का भला, मुसलमान का भला करना है तो मुझे मोदी जी ने बारी, बारी, अब आप क्यों दोबारा आर्गुमेंट पर पेश कर रहा हूं? तो ये अंजना जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड में ये आर्गुमेंट ये कह रहे हैं अंजना जी कि अगर कोई हिंदू है तो वो मुसलमान का तभी भला कर सकता है जब जाके वो अजान पहने और टोपी करे। कैसी बात कर रहे हैं? आज तक के अंदर हिंदू भी पढ़ते हैं, हर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी, हर कंपनी में, तो क्या जाके हिंदू तभी मदद कर पाएगा जब वो मुसलमान की टोपी पहने? ये जिन्ना वाली सोच है जिसके कारण पार्टीशन हुआ था। हिंदू हिंदू रहते हुए भी मुसलमान की मदद कर सकता है, मुसलमान मुसलमान रहते हुए भी हिंदू की मदद कर सकता है। ये भारतीय संस्कृति है। अंजना जी, जिन्ना वाले पार्टीशन वाले नहीं समझ अंजना सकते। जी, जिन्ना के मजार पे कौन गया था? अंजना प्रदीप जी, जी, देखिए मैं अंजना जी, आपसे कह रहा हूँ, जिन्ना आज के मजार पे कौन गया था? अंजना जी, जिन्ना बताइए के जरा। मजार के ऊपर जाने की बात दूसरी है। कौन गया जिन्ना था? एंटी, अरे हम तो जानना चाह रहे हैं। नेशनल व्यक्ति है। हम तो जानना और चाह रहे हैं मजार पे कौन गया था? जिन्ना बस एंटी क्यों नेशनल रहे? व्यक्ति है अंजना जी। गया कौन था? जिन्ना के मजार पे, एक सेकंड, एक सेकंड। के बाद राम मंदिर तो हमने बनाया। ये पहले पत्रकार भी, अरे सर रुकिए ना, आप काय कवर फायर दे रहे हैं? इनको बोलने दीजिए ना, प्रदीप जी को दिखाइए। जिन्ना के मजार पे कौन गया था? अंजने जी, हम राम मुस्कुरा- मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर हम ही तो मुस्कुरा बनाया। क्यों रहे हैं? पाकिस्तान पे हमला किसने किया? राम आर्टिकल मंदिर। 370 हमने नाम बोलिए हटाया। ना। स्ट्राइक हमने करी। और राकेश उसके अलावा शेरवानी जी का उसके नाम क्यों अलावा नहीं बोलते? बिरयानी खाने गए। अब ले। कोर्ट के ऑर्डर से बना। अजहर खान साहब, देखिए, ये आप सवाल सही है, और जिन्ना का नाम लिया है, वही जाने वाले जिन्ना के मदार पे जिन्होंने बिरयानी भी टोपी खाई थी। पहनने से भला नहीं होगा ना हाँ, मुसलमानों लेकिन का। हम टोपी ओढ़ने की बात, वो टोपी उड़ाने वालों से हम टोपी ओढ़ने की बात नहीं करते। हाँ। हम नहीं कर रहे, वो टोपी उड़ाने वाले लोग हैं। लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें कंसिडर करते हैं। मैं, एक बड़ा सवाल है अंजना जी, मैं पूरे पैनल से पूछ रहा हूँ, एक एक करके जो इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, एक अमेंडमेंट का फायदा 300 साल से ये बोर्ड है, उसमें एक किसी उसका मुझे बताइए कि इससे मुल्क को ये फायदा होगा, मुल्क में रहने वाले लोगों को ये फायदा होगा, मुसलमानों को ये फायदा होगा? बताइए, उससे पिंचर बताइए छोड़ विष्णु देंगे। जैन जी, वो एक क्या किसी argument पॉइंट है? को खास वो कह कर रहे हैं कि डिस्कस कौन करें सा और संशोधन बताएं। करके मैं भला उसमें किया? मैं जवाब देने के लिए बारी तैयार बारी से, हूँ। बारी बारी से, बिल्कुल, छोटा मैं छोटा एक पॉइंट से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये अमेंडमेंट गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक। और पहली अजहर बात खान, आपको अंजना जी, ये 10 समझना सेकंड। एक पड़ेगा, बार वो बोले फिर आप पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि इस अमेंडमेंट में बोहरा कम्युनिटी को, आगा खानी को, इन सबको इंक्लूड किया गया है, महिलाओं को इस अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जो वक्फ एक्ट 1995 के असगर खान भाई साहब वकील है, वक्फ एक्ट 1995 में जितने प्रावधान थे जिससे वक्फ को बेनिफिट होता है या उनके जितने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए गए, उसको तो छेड़ा ही नहीं किया है अंजना जी। आप पहले इस अमेंडमेंट का स्कोप समझिए असगर मैं भाई। यही तो कह इस रहा हूं कि अमेंडमेंट आप में यही एक कह रहे हैं, बीच में नहीं। नहीं, अरे मेरी सब बात बीच सुन- में मेरी नहीं। बात तो Please सुन stop लीजिए। interrupting. इस अमेंडमेंट में जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे
उसको रिपील किया गया। फॉर एग्जांपल सेक्शन 40 जो कहता था आप किसी भी संपत्ति को घोषित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात और बताना चाहता हूं, वक्फ को आप ट्रस्ट के रूप में भी कर सकते हैं, ये भी इस अमेंडमेंट में आया है। तो अगर आपको अमेंडमेंट में प्रश्न चिन्ह लगाने का फायदा क्या हो रहा है, जरा अमेंडमेंट को विस्तृत रूप से समझिए। मैंने आपको पॉइंटर से समझा दिया। ठीक है, अब दीपक जी, दीपक जी, मुझे नहीं इसके बाद दीपक जी, प्लीज वेट सर, दीपक जी, अंजना जी, दीपक जी, भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा कि मंदिर हम इन्होंने बनाया, मुझे इस पे सख्त आपत्ति है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया। अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो आज मंदिर नहीं बनता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमें धन्यवाद देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसला कोर्ट ने दिया था ना, आपने कैसे बनवाया? सुप्रीम कोर्ट का और फिर न्याय बनवाया ट्रस्ट ने। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, सरकार मुसलमान जो शामिल थे उस बेंच में। भाजपा के कोर्ट में निर्णय आने में कई साल लग जाते हैं। कोर्ट में निर्णय आने में कई साल लग जाते हैं। प्रदीप भंडारी, आपको पता नहीं है, कपिल सिब्बल अप्लाई कर रहे थे और विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल खड़े थे। 20 साल 40 साल में आते हैं आदमी। 30 साल पहले जो मैं करता है 70 साल बाद निर्णय आता है। कपिल सिब्बल किसकी पार्टी के? अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर कोर्ट से बन रहा था, हम उसके पक्ष में दलील दे रहे थे। कौन थे कपिल सिब्बल जो इसके विरुद्ध दलील दे रहे थे? कानून दलीलें मांगता है, आपकी भावनाओं पे नहीं चलता। एक मिनट, कानून अगर दलीलों पे नहीं चले, अगर कानून दलील पे नहीं चलेगा तो कानून नहीं रहेगा, भावनाओं पे चलेगा। तो हर जगह आप जाके बना दीजिए मंदिर, हर जगह बना दीजिए मस्जिद, हर जगह खोद दीजिए। अगर इस देश में कानून नहीं होगा तो आप तो गड्ढा खोद रहे होते। देश का युवा हर जगह कब्र कैसे होता है? प्रदीप भंडारी, अगर इस देश में कानून नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो आप सारे युवाओं से कब्र खुदवा रहे होते, आप सारे युवाओं से मस्जिद बनवा रहे होते। उसके अच्छे भाटी जल्दी से। खान साहब, आप दर्द नहीं समझेंगे। मैंने कहा ना, ये पसमानदा मुसलमानों का दर्द है। आप कह रहे क्या फायदा हुआ? उस गरीब मुसलमान से पूछे ना। आप खान साहब हैं, वैसी साहब हैं, बड़े बड़े लोग हैं साहब। सर सुन लीजिए ना सर, आप सुन लीजिए ना सर। आपने बोला, हमने सुना ना आपको। हम ये कह रहे हैं जिसके लिए वक्फ बना था, उस यतीम मिस्कीन, उस गरीब पसमानदा मुसलमान को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं इससे क्या फायदा होगा? उस गरीब को 75 साल में आपने हक नहीं दिया। आप कह रहे हैं उससे क्या फायदा होगा? अरे उससे पूछिए तो सही। आपने हजारों करोड़ की जमीनें हत्या के रखे हैं आप लोग। सारे बड़े कास्ट के लोग बैठे कर रहे हैं आप हमारे ऊपर। सच्चाई तो ये है कि जिस तरह भारत सरकार पूरी तरह विफल हुई है, देश के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में अव्यवस्था है, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अब पिछले 1 महीने से लगातार केवल सबसे कम महंगाई है भाटी जी। इसमें मोदी जी सफल रहे हैं, केवल इनका ये सिर्फ उद्देश्य असल मुद्दों से देश को भटकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। अंजना जी, 17 करोड़ रोजगार सिर्फ के दो लिए लाइन, सिर्फ 2 लाइन। देश इस वक्त टॉप 5 अर्थव्यवस्था में टॉप 3 में पहुंचेगा। हमें कोई बिल की जरूरत नहीं है ध्यान भटकाने के लिए। हम ध्यान वही रख रहे हैं। बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।